सभी का स्वागत है। और हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि संगठन के व्यक्ति हैं। संगठन के व्यक्ति तो हैं, लेकिन अब सरकार में भी हैं। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि संगठन बड़ा या सरकार। तो ये जो शख्स हैं सरकार में भी हैं, संगठन में भी हैं, तो इनसे बेहतर कौन बताएगा कि संगठन बड़ा है कि सरकार बड़ा है? पहले तो ये महापंचायत आयोजित करने के लिए एबीपी गंगा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कोई प्रश्न नहीं है और ये सबको पता है कि सरकार की उत्पत्ति संगठन से होती है। तो जिस तरह से कोई पुत्र पिता से बढ़कर नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई भी सरकार है वो संगठन से बड़ी नहीं हो सकती है। सरकार हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बनाते हैं और संगठन का उद्देश्य ही होता है कि सरकार को बनाना, ताकि हम जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें, अपनी विचारधारा के आधार पर कार्य कर सकें। लेकिन इसका कोई तुलनात्मक नहीं है कि संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है। दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन संगठन बहुत महत्व रखता है। सरकार तो आती है, कभी चली भी जाती है, लेकिन संगठन सदैव रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरलता से समझा दिया। लेकिन एक सवाल जरूर जनता के जहन में है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में है, और वो सवाल है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल के चाणक्य के रूप में विख्यात जेपीएस राठौर साहब उनके साथ रहे, तो वो कैसा, आपने उस चाणक्य को कैसा ज्ञान दिया आपने? ऐसा है कि माननीय सुनील बंसल जी के साथ 2014 से जब तक वो यहाँ पर संगठन मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में कार्य करने का मुझको अवसर मिला। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। जिस तरीके की उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग जबरदस्त है। प्रदेश में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने खड़ा करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि कोई कार्यकर्ता की क्षमता 2 सेल की बैटरी की तरह है, किसी कार्यकर्ता की क्षमता 4 सेल की बैटरी की तरह है, लेकिन सुनील बंसल जी की क्षमता सर्च लाइट की तरह है, उसकी सीमा अनंत है। तो उस तरह से जब जब ये प्रश्न उठे संगठन में किस तरीके से काम होना चाहिए, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इतनी समस्याओं को सरलता से समाधान करने का काम किया है, वो अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज देश में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को करीब से देखा है, बाबूजी कल्याण सिंह जी को बहुत करीब से देखा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज हम सब लोग देख रहे हैं, माननीय अमित शाह जी को देख रहे हैं। और उसके बाद अगर कार्य करने की संगठन में किसी को क्षमता है तो माननीय सुनील बंसल जी उसमें से, मुझे लगता है कि आज के समय में अमित शाह जी के बाद वो सबसे आगे है। सुनील बंसल की बात आपने की। एक सवाल जो हमारे साथ बैठे हुए हैं जेपीएस राठौर साहब, ये पूरी तरीके से डायरेक्ट मैन है। बंसल जी के साथ थे भी तो भी डायरेक्ट थे, डायरेक्ट अंदर जाते थे, लेकिन कुर्सी भी पाए, मंत्री भी बने तो बिना विधायक बन गए। जब ये संगठन में थे, जब छात्र राजनीति में थे तो डायरेक्ट बीएचयू के अध्यक्ष बन गए। जब राष्ट्रीय टीम युवा मोर्चा में गए तो डायरेक्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। संगठन में आए प्रदेश में तो डायरेक्ट उपाध्यक्ष बन गए, डायरेक्ट महामंत्री बन गए, और उसके बाद से तो साहब विधायक नहीं बने थे, मंत्री बन गए। तो ये डायरेक्ट वाला क्या मामला है? हमने ये तो देखा है कि वीरेश जी बहुत ज्यादा जानकारी आपने हासिल कर ली है। ये संयोग ही है और इसको एक डेस्टिनी कहते हैं। पिछले 2014 के बाद मैं संगठन में काम करने के लिए जब प्रदेश में गया तो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ सदस्यता का सह प्रभारी मुझे बनाया गया। तो उसमें काम करते हुए फिर जब बहुत अच्छे ढंग से सदस्यता कार्य हुआ उत्तर प्रदेश में, और जो हमने यहाँ पर योजनाएं बनाई उसको माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश में उसी तरह से लागू किया।
जब अच्छे तरीके से काम हुआ उसके बाद माननीय सुनील बंसल जी ने मुझको एक दिन बुलाया, कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर में आना है। मैं जब उनके घर गया आपस में बात करने के लिए, तो बीच बीच में कुछ लोग आ रहे थे, तो बंसल जी ने कहा कि ये दरवाजा बंद कर दो, कुछ डिटेल में बात करनी है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्या बात करेंगे, तो दरवाजा बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन मेरे मन में है कि आपको अगला 2017 का चुनाव प्रबंधन का इंचार्ज बनाएं। ये सितंबर 2015 की बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो कहा कि नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो कहा कि लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, स्वाभाविक मन में इच्छा है विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन आपने जो संगठन ने तय किया है मैं वही करूंगा। आज से मैं अपने मस्तिष्क में विचार क्रश कर दे रहा हूं कि चुनाव भी लड़ना है। तो कहा नहीं, बाद में देखेंगे एमएलसी और कहीं राज्यसभा कुछ होगा तो देखेंगे। खैर 2017 का चुनाव आप सब लोग जानते हैं, चुनाव प्रबंधन हुआ और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ हम 403 में से 325 सीट जीतने में सफल हुए। और मैं यह समझ रहा था कि इसके बाद एमएलसी तो स्वाभाविक रूप से नंबर 1 पे मेरा ही नाम होगा, लेकिन एक बार एमएलसी का आया तब नहीं हुआ, फिर राज्यसभा भी आया तो भी नहीं हुआ, फिर एमएलसी दूसरी बार आया, तीसरी बार आया और मैं नहीं बन पाया। अपने समय का इंतजार किया, लेकिन 2022 में जब चुनाव खत्म हुआ, मैं समझता हूं कि मैं अपने संगठन को आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि मैं ऐसा हो सकता कि पहला मंत्री हूं जो कि मंत्री बनने के लिए दिल्ली भी नहीं गया। केवल माननीय अमित शाह जी से एक बार फोन पर बात हुई। मैंने कहा कि मेरा निवेदन है कि आपने कभी बंगाल में कहा था उन्होंने कि आगे चुनाव में जब वहां था कि तुम्हारा काम बदलेंगे, तो मैंने कहा कि आपने कहा था बंगाल में कि काम बदलेंगे, अब विचार करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं दिल्ली आना चाहता हूं। कहे इसके लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, करेंगे। इतनी बात हुई, उसके बाद मैं सीधे ही जो आपने कहा डायरेक्ट मंत्री बन गया और बाद में एमएलसी भी बना। धन्यवाद। अरे तो मामला वहां भी डायरेक्ट ही वाला था ना, वहां भी अमित शाह जी के पास अगर डायरेक्ट आप बात कर रहे थे तो मामला डायरेक्ट ही था। नहीं, वो तो है, वहीं से तो बन रहा था सब कुछ, तो आपने सीधे वहीं पकड़ लिया था। नहीं, वो तो अब मतलब संगठन में हमारे जितने वरिष्ठ हैं सभी लोग बहुत चिंता सब संगठन के कार्यकर्ताओं की करते हैं और एक एक कार्यकर्ताओं की धीरे धीरे उसकी योग्यता क्षमता के आधार पर बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से कार्यकर्ता हमारे पास भी आते हैं, मैं उनसे सबसे यही कहता हूं वो पद लेने के लिए आते हैं, कुछ बनने के लिए आते हैं। देखिए, एक सवाल जो आपने बड़ी सरलता और सहजता से कहा ना अमित शाह जी से कि अगर आप मेरा कार्य चेंज करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ये जो आपका जो भोलापन है ना, जो सहजता है ना, जब बीएचयू के ये चुनाव लड़ रहे थे प्रेसिडेंट का, तो चुनाव जीत गए, बीएचयू आईटी के पढ़ने वाले थे, एमटेक कर रहे थे, और कहा जाता है कि जब बीएचयू के ये अध्यक्ष हुए तो सारी जो गर्ल्स हॉस्टल के वोट थे, लड़कियों के वोट थे, सब इनको पड़ गए भाई। अब बाकियों की जमानत जब्त हो गई। जमानत सबकी जब्त हो गई। ये जो हंसता हुआ चेहरा है, नूरानी चेहरा है ना, इस भोलेपन पे सब मरताते हैं। अमित शाह जी भी रिझ गए, बंसल जी तो खूब रिझ गए, और आप देखिए संगठन में भी हैं और सरकार में भी हैं और हमारे साथ भी हैं। एक सवाल और मन में आता है, इस वक्त अगर योगी मंत्रिमंडल की हम बात करें तो 4 ऐसे मंत्री हैं जो किसी न किसी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। एक सोमेन तोमर हो गए, एक दयाशंकर सिंह हो गए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो गए, और बीएचयू आईटी के पढ़ने वाले और बीएचयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सभी, किसी ने इतिहास पढ़ा, किसी ने भूगोल पढ़ा, किसी ने कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये आईटीएन थे, बीएचयू आईटीएन के अध्यक्ष। तो ये बताइए कि जब आप राजनीति में गए तो आपके पिताजी, माताजी और साथी नहीं कह रहे कि पगला गए हो, कहां चले गए? सब सीईओ बन रहे हैं।
ऐसा है, उस समय बहुत हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे क्लासमेट्स इंजीनियरिंग जब कर रहे थे, बहुतों ने कहा ठीक है। कि ये कहाँ चक्कर में पड़े हो, लेकिन मैंने उनसे ही कहा कि अगर हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग इसी तरह से राजनीति से दूर रहेंगे तो ना पढ़ने लिखने वाले लुच्चे, लफंगे, बदमाश, माफिया, अपराधी यही सब राजनीति में आएंगे, यही सब विधायक और सांसद बनेंगे, यही सब मंत्री बनेंगे और हम सब पढ़ने लिखने वाले पर रूल करेंगे। तो हमको भी कम से कम एक स्पेस वहां पर घेरना चाहिए ताकि उन लोगों को लगे कि बीच में कोई और भी आ सकता है। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। राठौर साहब, जब आप राजनीति में गए होंगे तो आपके जो आईटीएन दोस्त हैं जो इस समय कहीं ना कहीं कंपनीज में, अमेरिका में, लंदन में, कहीं कहीं हिंदुस्तान में सीईओ के पद पर होंगे, काफी पहले की बात है, तो वो कहते नहीं होंगे कि यार कहाँ चले गए, या आपको देख के लगता होगा जब तक आप मंत्री नहीं बने होंगे यार यही सब सही है, ये तो चार्टर्ड प्लेन से उड़ रहे हैं, क्या मामला, ऐसा कहते थे? कहाँ तुम चले गए, आए हुए बने होते इधर ही? नहीं, उस समय कहते थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये सही जा रहा था। अच्छा। अब आज के समय में उनको जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक ही किया तूने। जो है पहले उस समय उनका था कि आप ये कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल अंधेरी गुफा में, कोई निश्चितता नहीं है। राजनीति में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है और मतलब मेरे सामने संकट भी बहुत प्रकार के थे, आर्थिक भी परिस्थितियां उस प्रकार से अनुकूल नहीं थीं। और आपको यह है कि पिताजी भी मेरे नहीं थे उस समय, मतलब 89 में पिताजी, जब मैं BHU IIT में सेलेक्ट हुआ था तो पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से पारिवारिक परिस्थितियां भी दूसरे प्रकार से थीं, लेकिन इसके बावजूद मन में एक जिद थी और मैं भी दुविधा में था कि इधर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन मैंने फिर सोचा कि एक दो दिन केवल यही निर्णय करूंगा कि क्या करना है। कभी कभी मन में अगर उलझन रहे तो एक दिन दो दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठ के कमरे में खाना खाते या सोते जागते सब समय यही सोचना कि मुझे किस तरफ जाना है। 2 दिन बाद मैंने फैसला किया कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में जाना है, राजनीतिक क्षेत्र में जाना है और उस क्षेत्र में जाके काम करना है। और मैंने कहा कि लोगों से कि मैं अब IPS बनने जा रहा हूं, तो लोगों ने कहा IPS फुल फॉर्म का, मैंने कहा इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज। तो अब उनको कहते होंगे कि सही किया तुमने, अब मंत्री बन गए, हमें तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी समय चाहिए और फोन करना पड़ता है। वो अपॉइंटमेंट के किसी की जरूरत नहीं है किसी को भी, अब सब लोग जानते हैं, सभी से सहज तरीके से मैं मिलता ही हूँ। और लेकिन दोस्तों को अच्छा लग रहा है और मुझे उनकी खुशी को देखते हुए और अच्छा लग रहा है। एक सवाल हो जाए, सवाल अब चूंकि राजनीति से है, देखिए आप सहकारिता मंत्री हैं, केंद्र में अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब आंख खोला तब से देखा कि सहकारिता मतलब यादव फैमिली, तो उस यादव फैमिली में अब कोई नहीं बचा, सहकारिता में पूरा कब्जा था। तो कैसे आपने उस चुनौती का सामना किया और कैसे उनको एक तरीके से जीरो कर दिया? ऐसा है कि सहकारिता के क्षेत्र में तमाम पदों पर समाजवादी पार्टी के ही लोग बैठे हुए थे, पूरा बोलबाला था। और वो कहते भी थे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि यहाँ के हम सिकंदर। लेकिन माननीय सुनील बंसल जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योजना बनाई और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहां के तुम सिकंदर, अब हम आ गए ऑलराउंडर, अब तुम हो गए बाहर और हम यहाँ के भी सिकंदर और वहां के भी सिकंदर, हर जगह के सिकंदर, हर जगह के सिकंदर। जी जी, ये तो ऐसे शख्स है ना, कौन MLC बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा, सब इनके पास खबर रहती है, लेकिन खबरिया लोगों को खबर नहीं देते हैं और इसी तरह से मुस्कुराते हुए बातों को टाल देते हैं। सारी जानकारी रहती है, जानकारियां कुछ रहती भी हैं, कुछ नहीं भी रहती हैं, और वो उसमें मर्यादा भी रखनी पड़ती है। आप सब लोग जानते हैं, कई बार हमसे कभी पत्रकार बंधुओं ने भी चर्चा की, आपको जानकारी है, तो मैं झूठ उनसे भी नहीं बोला। आप देखिए, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा मुझे जानकारी है, लेकिन मित्र मेरी परिस्थिति है कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो ये भी मैंने सच ही बोला उनको कि मैं बता नहीं सकता हूं, कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे जानकारी है।
कभी अभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में चर्चा चलती रही, बहुत सी जानकारियां थी। और ये नहीं कि मतलब कभी विषय में बात हुई हो किसी से, लेकिन ये है कि किस तरीके से संगठन की सोच क्या है, संगठन किधर जाएगा। तो वो दिमाग में आ गया कि यही स्वाभाविक निर्णय है। जो जब स्वाभाविक निर्णय पता चलता है तो संगठन की सोच के साथ, और वर्तमान समय में हमारा संगठन बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचता है। देखिए, एक चीज है आपके साथ, कलराज मिश्रा जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब से आप संगठन में काम कर रहे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव मौर्य, सबके साथ आपने किया, महेंद्र पांडे, और वर्तमान में तो अभी चल ही रहे हैं आप। तो ये इतने, और अब चौधरी साहब के साथ भी अभी तो बने ही हैं। तो ये जितने अध्यक्ष के साथ आपने काम किया, किसके साथ काम करके आपको लगा कि संगठन में बड़ी ऊर्जा वो देते थे और कुछ अनोखा, कुछ अलग, कुछ विशेष रहा? स्वाभाविक रूप से पहली बार मुझे पार्टी में काम करने का अवसर माननीय कलराज मिश्रा जी ने दिया है। तो जिस तरीके से कहते हैं कि पहला प्यार बहुत अच्छा लगता है, तो माननीय कलराज मिश्रा जी ने जो अवसर दिया था, बहुत अच्छे संगठन करता है, तो उनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। बाद के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ भी सभी में बहुत, किसी में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ गुण हैं तो किसी में दूसरे गुण हैं। और उसके बाद माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ भी काम करने में बहुत सहज रहा मैं, और सत्येंद्र देव सिंह जी के साथ पूर्व में भी बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, तो उनके साथ तो हमारा मित्रवत संबंध रहता ही है। और अभी चौधरी में भूपेंद्र सिंह जी बने हैं, उनको भी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि बहुत आनंद आएगा उनके साथ भी काम करते हैं। देखिए, राजनीतिक प्यार तो आपने बता दिया कि कलराज जी से तो आप यूनिवर्सिटी में BHU IT के स्टूडेंट रहे और छात्र नेता रहे। छात्र नेता का एक अपना जलवा होता है, हम लोग भी देखे पढ़े हैं। तो वहां कहीं प्यार हुआ कि नहीं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भी वो काम अपने छोटे भाई को सौंप दिया था मैंने। वो यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं कहता था कि ना सूरत देखते ना शकल देखते हैं, हम तो हर लड़की में बस बोर्ड देखते हैं। नहीं, आपकी जो साथ मुस्कुराहट है ना, वो इतनी अट्रैक्टिव है, मुझे लगता था इसीलिए वो वहाँ आपको सबसे ज्यादा वोट दिया लड़कियों ने। लेकिन एक सवाल है, जरा गंभीर सवाल है, नैनो यूरिया की बात बहुत चलती है, चूंकि आप सहकारिता मंत्री, बड़ा जोर शोर से प्रचार होता है कि नैनो यूरिया, लेकिन उतना उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया किसान खरीद नहीं रहे हैं। कहीं प्रचार में कोई कमी रह जा रही है क्या? ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार किसानों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लाने का काम कर रहे हैं। और यूरिया की खाद की दिक्कत को समझते हुए उन्होंने पहले कि यूरिया की कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर यूरिया को नीम कोटेड किया। नीम कोटेड करने के बाद उसकी उपलब्धता को किसानों को बढ़ाने का काम किया। और मैं आज ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आज किसान कहीं जाता है सेंटर पर तो उसको यूरिया खाद मिलती, लाठियां खाने को नहीं मिलती हैं। नहीं तो पहले की स्थिति बहुत भयावह थी। अभी बहुत ज़्यादा सब्सिडी हमको इस पर, यूरिया पर, खाद पर देनी पड़ती है। भारत सरकार की वर्तमान समय में लगभग 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी खाद पे देनी पड़ रही है। नैनो यूरिया इफको द्वारा एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि ये आधा लीटर की बोतल आप देखेंगे, आधा लीटर की बोतल में 1 बोरी यूरिया की ताकत है। और इसको पानी में मिलाकर इसको पत्ते के ऊपर स्प्रे किया जाता है, और जो नैनो जो कण हैं यूरिया के, वो उसके रोम छिद्रों के द्वारा अवशोषित होकर उसके नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। अभी तक जो यूरिया हम डालते हैं उसका केवल 30% ही पौधे का लाभ मिलता है, और बाकी 70% वेस्ट जाता था। अभी जो नैनो यूरिया है उसमें 90% तक पौधे को लाभ मिल रहा है, केवल 10% ही वेस्ट हो रहा है। नैनो यूरिया को ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत आराम है कि कहीं एक रेलगाड़ी, एक रैक लगानी पड़ती थी जितने यूरिया के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आज उतनी यूरिया केवल एक ट्रक में आ जाती है। तो आगे आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में होने वाला है। अभी थोड़ी कठिनाइयां हैं, प्रचार प्रसार भी अभी उतना नहीं हुआ है। कलोल में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्लांट का उद्घाटन किया,
हम लोग जहां बैठे हैं बरेली के औला में भी एक इफ्को का प्लांट है, यहां से भी मुझे लगता है कि इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर तक, नैनो यूरिया का प्रोडक्शन यहां से भी इफ्को शुरू करने वाला है। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि किसानों को भरपूर मात्रा में नैनो यूरिया मिलेगी, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जिस तरीके से उसमें कई एक गुण है नैनो यूरिया में, और खास तौर से हमारी सब्सिडी बचेगी। एक एक बोरी पर कभी कभी हमको 3,000 साढ़े 3,000 रुपए तक की सब्सिडी देनी पड़ती भारत सरकार को। इसमें सब्सिडी जीरो है, क्योंकि हमारा बाहर से नहीं लेना पड़ रहा, हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, हमारे प्रांत में यहाँ बन रही है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया के द्वारा होने जा रहा है। एक सवाल और भी बनता है, लोगों के जहन में रहता है कि योगी वन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जेपीएस राठौर बिना प्रदूषित हुए उस बोर्ड से निकल आए, क्योंकि नाम तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, और बिना प्रदूषण लिए निकल आए। ये बड़ी काबिलियत कहां से लाए आप? ऐसा है कि इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने खुले रूप में छूट दी काम करने की, उतनी छूट सामान्यतः मिलती नहीं है। और उन्होंने मुझको कुछ बनाने के बाद सख्ती से कहा कि उसको बोर्ड को सुधारना है, और वहां पर जो भी आवेदन आए उसका समयबद्ध तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। जब वहां पर मैं पहुंचा तो बहुत से कंसल्टेंट्स, लाइजन एजेंट, लाइजन अफसर और दुनिया भर के लोग वहां पर लगे हुए थे। मैं बोर्ड के अध्यक्ष के रूम में पहुंचता था तो 25-50 लोग तो पहले उपस्थित थे, और वहां 200-250-300 लोग आधा घंटे में आ जाते थे, मेला लग जाता था। और मैंने फिर तय किया कि केवल हम इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनसे ही संवाद करेंगे। किसी लाइजन एजेंट से नहीं मिलूंगा, लाइजन अफसर से नहीं मिलूंगा, और किसी कंसल्टेंट से बात नहीं करूंगा। इसके बाद इसके प्रदूषण को मैंने वहां पर खत्म करने में सफलता पाई, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का 78 दिन का एवरेज था, तो मैंने उसको घटाकर 6 महीने में ही 26 दिन कर दिया। उसके कारण आपको एक जानकर खुशी भी होगी कि जो उत्तर प्रदेश कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, केवल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में त्वरित निष्पादन की वजह से एप्लीकेशंस का, हम पूरे देश में 14वें स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हम पत्रकारों के बीच का एक सवाल है, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हैं और हम लोग बात कर रहे थे, और हम लोग देखते हैं, और जब आपको ना, आप मंत्री तो बन गए, लेकिन किसी को एमएलसी का शपथ ग्रहण लेना है, किसी की फाइल बनवानी है, कौन राज्यसभा जा रहा है, भूपेंद्र चौधरी आएंगे तो मंच सज्जा कैसा होगा, आप सरकार से संगठन में आके मंच भी संभाल लेते हैं, कागज पत्तर भी बनाते रहते हैं, बंसल जी के साथ कान में गुफ्तगू भी करते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं भाई इनका सरकार में मन लगता है कि संगठन में ज्यादा मन लगता है। ये बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं। मुझे तो ये लग नहीं रहा था कि इतना आप लोग मतलब पैनी निगाह रखते हैं हम लोगों के ऊपर। हम तो अपना काम करते रहते हैं, जो भी संगठन दायित्व देता है उसको करते रहते हैं, और मुझे आनंद आता है संगठन के काम करने में भी, और सरकार में जो ड्यूटी है उसको तो निभाते ही हैं, लेकिन संगठन का काम करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति होती है। और मुझे खुशी है संगठन के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, संगठन मंत्री हैं, वो इस तरीके से मुझे काम देते रहेंगे तो मुझे आनंद की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, एक सवाल यह है कि हर किसी की अपनी ताकत होती है, उसका पहला प्यार होता है, और आप सरकार में भी मजा ले चुके, और नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कहा जाता है कि वो बहुत सारे कैबिनेट मंत्री से पढ़ा, और संगठन में तो आप 2000 से पढ़े हुए हैं। पहला प्यार आपका सरकार है या संगठन है? बड़े साफ शब्दों में बताइए। देखिए, अब इसको इतना ज्यादा क्या घुमाइए, लेकिन निश्चित रूप से संगठन में काम करते हुए जब भी कोई संगठन में मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसको निभाने के लिए सदैव उपस्थित रहूंगा। दूसरा, सरकार में भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके लोगों को राहत देना भी एक बड़ा काम होता है, उससे भी बहुत आत्मीय संतुष्टि मिलती है। तो मुझे चाहे संगठन में काम कराया जाए, चाहे सरकार में काम कराया जाए, ये तय करना ऊपर के नेतृत्व का काम है, वो जहां मुझे उचित समझे वहां काम कराएं। अच्छा, सरकार की बात हो रही है तो योगी जी की एक खास बात बताइए जो आपको सबसे ज्यादा लगता है कि अगर जैसे होता है ना कि जैसे मैं अपने संपादक जी को देखता हूं
तो कहता हूं कितने स्मार्ट हैं और कितना अच्छा वो एंकरिंग करते हैं। मैं भी काश कर पाता, जैसे उसी तरीके से आप योगी जी को देख के आपको लगता होगा कि काश मैं ये कर पाता जो मैं नहीं कर पाता। नहीं, एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा कर्मठ परिश्रमी नेता और साहसिक निर्णय, जो उनकी एक छवि बनाई गई कि बुलडोजर बाबा, तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपराधियों पर नियंत्रण करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये इसीलिए कर रहे हैं, ये अपराधियों को खौफ जेल जाने से नहीं, अपराधियों को खौफ पुलिस से भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे 2-4-6 महीने में जमानत पे छूट जाएंगे। अपराधियों को खौफ हुआ तो केवल बुलडोजर की वजह से कि हम इधर जेल जाएंगे, उधर हमारा मकान ध्वस्त कर दिया जाएगा, हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे, एक और वजह से खौफ हुआ है। एक और चीज से, हाफ फ्राई से भी खौफ है जो लंगड़ा के चलते हैं। नहीं, बहुत बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, एक सवाल आपकी सरकार से जब हम करेंगे तो आपके उप मुख्यमंत्री द्वय, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, इन दोनों द्वय की क्या खासियत है? अब बहुत खासियतें हैं सबके बीच में, और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी अच्छा काम किया है, और उनके साथ सहजता है, सरलता है, मतलब एक्सेसिबल हैं दोनों मुख्यमंत्री, बहुत सरलता के साथ उपलब्ध हैं। चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करिए, चाहे ब्रजेश पाठक जी की बात करिए, प्रदेश में कोई कार्यकर्ता ये शिकायत करता नहीं घूम रहा होगा हम केशव जी से मिलने गए नहीं मिल पाए, या ब्रजेश पाठक जी से मिलने गए नहीं मिल पाए। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, लोगों को सुन लेना और उनके कार्यों को तुरंत निष्पादित करना, ये हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों की सबसे बड़ी ताकत। अच्छा, आपकी तो ये ताकत रही, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है और मुख्य विपक्षी दल के नेता, मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री की भी कुछ अच्छी चीजें आपको याद हैं जहन में? अब उनकी कोई अच्छी चीज तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आई अभी तक अगर अच्छी चीज होती तो निकल के बाहर आ जाती। हाँ, निकल के बाहर आ जाती। तो कमजोर चीज ही बता दीजिए। अब कमजोर चीज हम बता के क्यों उनको बताएं और मजबूत करें वो सब जानते हैं। मतलब आज देश और प्रदेश में इन लोगों ने इतनी अच्छी ख्याति अर्जित की है कि आज कांग्रेस एक नेता की वजह से देश में कोई अपने बच्चे का नाम पप्पू नहीं रखना चाहता है, उसी तरीके से कोई अपने बच्चे का नाम टीपू भी शायद नहीं रखना चाहता है प्रदेश में। हाँ, इस तरीके से स्थिति बनी है। और आपके मंत्री लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब। अब वो जिसने कहा है उस परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सक्षम सशक्त विपक्ष जनता के लिए ज्यादा अच्छा है। उनको रचनात्मक तरीके से काम करना चाहिए। कभी वो ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हैं और गालियां देने का काम करते हैं। ईवीएम को गालियां देना यानी जनादेश को गाली देना। अच्छा, ये बताइए 24 में मुकाबला किससे है आपका? कोई विपक्ष है भी कि नहीं? ऐसा है कि 2024 में हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किया हुआ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारा जो रामपुर और आजमगढ़ की सीटें जीतने के बाद कहा कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि 2024 के लिए तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। हमारी ख्वाहिश है कि हम 80 की 80 सीटें 2024 में जीते। और अगर अभी नहीं जीत सकते हैं तो वो कब जीतेंगे? जब माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हो, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जैसा नेतृत्व हो। तो अगर यहां पर 80 की 80 सीट हम अभी नहीं जीत सकते, और उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है। 2014 की अगर बात करें तो हम 73 सीट जीत चुके हैं। 2019 और दोनों चुनावों को मिला लें तो हम इस प्रदेश की 78 सीटें जीत चुके हैं। केवल अभी तक मैनपुरी
और रायबरेली ही 2 ऐसी सीटें हैं जो कि हम ना 2014 में जीते और ना 2019 में जीते। लेकिन इस बार आप जीतेंगे, इस बार ये आपका दावा है। जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जेपीएस राठौर जी, आपने बेबाक तरीके से अपने पर्सनल और राजनीतिक बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।